हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। ये डीओई का ऑफिशियल क्लास 8 के लिए 24-25 सेशन का तो ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर है, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस करनी है। तो क्लास 8 मैथ्स का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन हम। तो सबसे पहले इसके सेक्शन ए को स्टार्ट करेंगे एंड इम्पॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्जाम के लिए, अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एंड प्लेलिस्ट सेक्शन को भी ज़रूर चेक करना, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट PYQs है जो कि आपके एनुअल एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। इसमें से कौन सा बाइनोमियल है। तो देखो आपको 4 ऑप्शंस गिवन है एंड बाइनोमियल पूछा है। तो जैसा कि आप सबको बाइनोमियल का मतलब तो पता ही होगा। बाइनोमियल का मतलब होता है जिस के पास टू टर्म्स हो। बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास टू टर्म्स हो, है ना। तो टू टर्म्स होना चाहिए। ऐसी मोनोमियल होता है तो एक टर्म होती है ना। ट्राइनोमियल है तो 3 टर्म होती है। तो बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स होनी चाहिए। अब आप देखो यहाँ तो सिंगल टर्म है ना, तो ये तो मोनोमियल है। यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल है। यहाँ कितनी टर्म है, देखो ये 4p एक ही टर्म है एंड 5 सेकेंड टर्म है। तो 4p फर्स्ट एंड 5, तो ये आपकी 2 टर्म्स है इसके अंदर, तो यानी ये आपका बाइनोमियल है। एंड अगर इसकी बात करूँ तो -10 भी ये सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल है। तो ये आपका बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल समझ आ गया। 4p-5, सी ऑप्शन इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। द अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइंस। यहाँ बोला है कि ऐसा अल्फ़ाबेट जिसमें पैरेलल लाइंस हो। अब पैरेलल लाइंस तो सबको पता है ना, ऐसी लाइंस जो कभी मीट ना कर दे, है ना, जो कभी मिलती नहीं है। तो जैसे कि ये 2 लाइन है, ये अगर ऐसे बनाई तो ये कभी मीट नहीं करेगी, कितना भी एक्सटेंड कर लूँ। तो ये पैरेलल लाइंस है। तो अगर मैं एन लेटर को देखूँ तो देखो एन लेटर में ये और ये पैरेलल लाइंस है ना। पैरेलल लाइन तो ऐसे भी हो सकती है और फिर ये चाहे ट्रांसवर्सल हो, बट ये वाली और ये वाली तो पैरेलल लाइन है ना। तो एन लेटर जो है इसके पास पैरेलल लाइंस है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। बाकी किसी में भी पैरेलल लाइंस नहीं है, सिर्फ एन में पैरेलल लाइंस है। ए ऑप्शन आंसर है। थर्ड पार्ट देखो, द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 0 + 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। तो जब भी किसी नंबर में पावर 0 होती है, तो याद रखना किसी भी नंबर में जब पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। जैसे ए कोई भी बेस है, उस पर अगर पावर 0 है तो आपको बेस नहीं देखना, जस्ट उसको 1 लिख देना है। ठीक है, तो यानी 1 को मैं किसी भी बेस में चेंज कर सकती हूँ, बट उस पर क्या लगाना पड़ता है, 0 पावर लगाना पड़ता है। तो 5 की पावर 0 है तो 1 आंसर। ऐसे 8 की पावर 0 है तो 1 एंड बीच में प्लस का साइन, फिर 2 की पावर 0 है तो 1 एंड मल्टीप्लाई। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 1 और 1 2 एंड फिर 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 2 1 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो किस किस को ये रूल पता था कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही डिटेल सोल्यूशन कंसेप्ट आपको हर एक वीडियो में मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना। PYQs है जिसके लिए आपको एनुअल एग्जाम में, मतलब अगर आप 4 to 5 क्वेश्चन पेपर्स कर लोगे तो आपको मतलब एक्स्ट्रा तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी खास, क्योंकि उनमें से ही मोस्टली पेपर आ जाएगा। एंड ये वाला ऑफिशियल सैम्पल पेपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनुअल एग्जाम के लिए। अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिगर ऑफ ए ट्रैपीजियम। इसमें से कौन सा ट्रैपीजियम है। अब ट्रैपीजियम का मतलब जिसमें ना ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पैरेलल साइड का पेयर हो, है ना। अब जैसे इसकी बात करूँ तो यहाँ तो ये वाली साइड भी पैरेलल है और ये वाली साइड भी पैरेलल है। तो ये तो आपका रेक्टेंगल है ना, 90 डिग्री भी बन रहा है। ये आपका रेक्टेंगल है। जब यहाँ भी पेयर, ये वाला साइड भी पैरेलल हो और ये वाला भी पैरेलल हो, या तो पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, बट ये आपको लेंथ अलग दिख रही है तो ये तो रेक्टेंगल है। अब इस वाले की बात करो, देखो यहाँ ये पेयर तो पैरेलल है बट ये वाला पेयर पैरेलल नहीं है, तो ये आपका ट्रैपीजियम है। ट्रैपीजियम का मतलब जहाँ पे एक पेयर पैरेलल होता है। ये पैरेललोग्राम है। देखो ये पैरेलल इसके भी है और ये वाला इसके भी पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है। ये काइट है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका ट्रैपीजियम है। तो ट्रैपीजियम किसे कहते हैं, जहाँ पे एक पेयर क्या होता है, साइड का पैरेलल होता है, सिर्फ एक पेयर, यानी ये वाला पेयर जो है पैरेलल है, ये वाला नहीं होगा, तो ये ट्रैपीजियम है। ओके, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब फर्स्ट का 5th पार्ट है ये। सारे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के हैं। जो सेक्शन ए है वो आपका एक ही क्वेश्चन है और इसमें कुछ पार्ट्स है A1 से लेके, तो एक एक पार्ट कर रहे हैं हम। तो 5th पार्ट देखो, द वैल्यू ऑफ 502 का स्क्वायर -498 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको
502 का स्क्वायर मतलब 502 को 502 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 498 को 498 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि स्क्वायर है, तो मतलब 498 को 498 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है। बट इतना लंबा नहीं करेंगे हम, हमें दिख रहा है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी वाइज ये सॉल्व हो जाएगा, तो हम आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर देंगे। तो देखो, करने को तो हम ऐसे भी कर सकते थे, 502 का स्क्वायर मतलब 502 को 502 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही 498 को 498 से मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस करो। बट यहाँ पे हमें दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी बन रहा है। तो आइडेंटिटी आपको सबको आनी चाहिए। क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी? ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर ए पे स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर अगर है तो आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्या है आपका जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ए आपका 502 है, बी आपका 498 है। तो ए प्लस बी, पहले इनको प्लस करो और फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और फिर इनको माइनस करना होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लस किया तो 1000 आ जाएगा ना, ये 500 2 498 500 500 1000 हो जाएगा। और फिर इसको माइनस करो तो ये 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 1 जा 4 और 3 0 है, तो 4000 आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सिलेंडर ऑफ हाइट 28 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 6 एंड इसका टोपन, उसको हमने क्या किया, सिलेंडर को ना ओपन करा, उसको काट के ओपन कर दिया तो उससे रेक्टेंगल बन जाएगा। देखो, जब भी किसी सिलेंडर को, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक सिलेंडर है ना, ये अगर पेज को मैंने ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये एक सिलेंडर बन जाएगा, है ना। अब मैं इसको यहाँ से कट करके, ऐसे कट करके इसे काट दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा ना। समझ आता है? तो जब भी किसी सिलेंडर को हम कट करते हैं तो उससे ना रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि एक सिलेंडर को आप काट दोगे अगर किसी भी हाइट से तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है, याद रखना। तो इसका मतलब होता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का जो भी एरिया है वो किससे बना है, सिलेंडर से बना है ना, तो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर हो जाता है। यानी सिलेंडर को अगर मैं ओपन कट करके ओपन कर दूँ ना, तो जो भी उसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सिर्फ उसका कर्व्ड वाला पार्ट, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि इस रेक्टेंगल के ना आपको ब्रेथ निकालने को बोला है। अगर एरिया निकालना होता ना तो बहुत इजीली निकल जाता, इसका कर्व्ड सरफेस निकाल देते तो एरिया निकल जाता। बट मेरे को इस क्वेश्चन में बोला है इसकी ब्रेथ निकालो, तो आपको सिलेंडर की हाइट और रेडियस गिवन है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सिलेंडर की हाइट और रेडियस पता है, कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का आपको पता है 2πr(h) होता है। अब क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में ना तो एरिया निकालने को बोला, एरिया निकालने को बोला होता तो सिंपल मैं इसको सॉल्व कर देती, तो मेरा एरिया इन सबको मल्टीप्लाई करके आ जाता, है ना। लेकिन मेरे को ब्रेथ निकालने को बोला और मेरे को लेंथ भी नहीं दी क्वेश्चन में। कई बार तो क्या होता है, लेंथ दी होती है, ब्रेथ निकालनी होती, तो सिंपल ये निकाल दिया, लेंथ को डिवाइड कर देते तो ब्रेथ आ जाती। बट अभी क्वेश्चन में ना लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है। अब हम कैसे निकाले ब्रेथ को, कैसे? तो ब्रेथ निकालने के लिए हमको पता है L/B, यानी L और B को मल्टीप्लाई करके ये पूरा आ रहा है। अब आपको पता है कोई भी सिलेंडर को जब आपने काटा होगा तो जो उसकी जो सिलेंडर का, तो देखो ये मान लो ये एक सिलेंडर था, है ना, ये सिलेंडर था, तो इस सिलेंडर का ये जो इधर वाला जो इसका सिलेंडर का इस बेस का सरकमफ्रेंस होगा, ये बेस का जो सरकमफ्रेंस होगा वो तो जब ये खुला होगा तो या तो ये वो लेंथ में चेंज हुआ होगा या ब्रेथ में चेंज हुआ होगा, है ना। ये जो सरकमफ्रेंस है, ये वाला जो सरकमफ्रेंस है, या तो उसकी लेंथ बनी होगी या ब्रेथ बनी होगी, है ना। ये जो सर्कुलर पार्ट की सरकमफ्रेंस है या तो उससे लेंथ बनी होगी या ब्रेथ, और ये यहाँ से काटा होगा आपने इसको, जहाँ से काटा होगा वो भी या तो एक लेंथ होगी या ब्रेथ होगी। तो यानी मैं कह सकती हूँ कि ये लेंथ इंटू ब्रेथ किसके बराबर है, या तो सरकमफ्रेंस, लेंथ आपकी या तो सरकमफ्रेंस है और ब्रेथ आपकी हाइट है, या फिर ये भी हो सकता है लेंथ आपकी हाइट हो और ब्रेथ आपकी सरकमफ्रेंस हो, है ना, यही तो होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ को हमने सिलेंडर वाइज हमने क्या करा, एक पार्ट सरकमफ्रेंस से आया होगा लेंथ का मान लो, और ब्रेथ का पार्ट हाइट से आया होगा। तो मैं या तो लेंथ को 2πr मानूंगी तो ब्रेथ मेरी हाइट होगी, या फिर लेंथ को हाइट मान लेते हो तो ब्रेथ हमारी 2πr होगी, है ना, यही तो हुआ मतलब। तो हमें क्योंकि क्वेश्चन में लेंथ भी नहीं पता ब्रेथ भी नहीं पता, तो हम मान के चल रहे हैं लेंथ हम 2πr मान लेते हैं। वो हम चेक करेंगे कि 2πr h से बड़ा है कि छोटा है। तो अगर 2πr बड़ा आया तो वो लेंथ होगा, हाइट अगर बड़ी आई तो लेंथ हाइट हो जाएगी, है ना। तो मैंने वैल्यू रखी 2
पाई की जगह 22/7, आर की जगह 6 दिया हुआ था क्वेश्चन में, एंड हाइट आपको 28 गिवन है। अब हमने क्या करा, 2 पाई आर को निकाल के देखा। 2 पाई आर हमारा आ रहा है 2 इंटू पाई की वैल्यू पता है ना, 22/7 इंटू 6। अब ये जब सॉल्व करूँगी तो मेरा 2 6, ये पहले मल्टीप्लाई कर लो, कट तो रहा नहीं है ऊपर नीचे, तो ऊपर सारे ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया, अपॉन में 7 है। अब इसको इससे डिवाइड करो, डिवाइड करके ना ये मेरा समथिंग 7 3 21 और 5 7 54 तो आता नहीं है, 7 7 49, 37 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 37 पॉइंट समथिंग जो हाइट थी ना 28, उससे क्या है, ज़्यादा है, यानी ये वैल्यू ज़्यादा है किससे, हाइट से। तो यानी 2 पाई आर जो है वो हाइट से ज़्यादा आ रहा है। तो 2 पाई आर यानी कि ये अगर हाइट से ज़्यादा है यानी ये लेंथ होना चाहिए और ये ब्रेथ होना चाहिए, क्योंकि लेंथ हमेशा ब्रेथ से ज़्यादा होती है। तो यानी कि ये जो 2 पाई आर है ना, ये लेंथ मानी जाएगी। तो यानी हाइट आपकी जो है वो ब्रेथ मानी जाएगी। तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी, 28 सेंटीमीटर। समझ आ गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब एल बी दोनों ही ना बताओ और 2 पाई आर एच है, तो या तो एल आपका 2 पाई आर है और ब्रेथ आपकी हाइट है, या फिर ऐसा भी हो सकता है लेंथ आपका हाइट हो और ब्रेथ आपका 2 पाई आर हो। तो आप पहले 2 पाई आर निकाल के देख लो, फिर हाइट निकाल के देख लो। मैंने 2 पाई आर निकाला तो ये ज़्यादा आ रहा था हाइट से, तो यानी कि लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए ब्रेथ से, तो ब्रेथ आपकी 28 होगी यानी कि। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही कंसेप्ट आपको मिलेंगे हर एक वीडियो में, जिससे आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, आपके फ्रेंड्स को भी मिले वीडियो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना, उसमें भी ऐसे ही कंसेप्ट मिलेंगे आपको सीखने को। 7th पार्ट देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इज कॉल्ड। एक क्वाड्रिलेटरल जिसका सिर्फ एक पेयर पैरेलल लाइन का पैरेलल हो, सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल हो, तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, जब एक ही पेयर पैरेलल लाइन हो तो उसको हम ट्रैपीजियम कहते हैं। क्योंकि पैरेललोग्राम में तो क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम तो इसको कहते हैं ना जिसमें दोनों पेयर पैरेलल हो, जैसे ये वाला है, ये आपका पैरेललोग्राम है ये, क्योंकि ये वाला पेयर भी पैरेलल है और ये वाला पेयर भी पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है, इसमें 2 पेयर है पैरेलल। रेक्टेंगल में भी 2 पेयर है पैरेलल, रोम्बस में भी दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। ट्रैपीजियम में सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता है। तो यानी कि सिर्फ एक ही पेयर अगर पैरेलल है तो उसको ट्रैपीजियम कहते हैं। सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है ट्रैपीजियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्यूब रूट ऑफ -1000, देखो -1000 का क्यूब रूट बोला है, तो 1000 का क्यूब रूट तो सबको आता होगा, 10⁻³ होता है ना 1000, तो 10 होता है उसका क्यूब रूट, बट यहाँ माइनस का साइन भी लगा है। तो ध्यान से देखो, क्यूब रूट बोला है -1000 का, तो देखो -1000 का क्यूब रूट का मतलब, इसमें देखो ऐसे क्यूब रूट कैसे बनता है, ऐसे स्क्वायर रूट बना और उसके अंदर 3 लिख दो। तो जब जब स्क्वायर रूट हो तो सिर्फ ऐसे बनाना चाहिए, बट क्यूब रूट हो तो इसके अंदर 3 भी लिखना चाहिए। तो मुझे इस -1000 का क्यूब रूट पूछा है, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब ऐसे करके 3 बनाओ, और अगर क्यूब बोले तो पावर 3 लगाओ। अगर क्यूब बोलते हैं तो पावर 3 लगाते हैं, 3 बार खोलते हैं, बट क्यूब रूट बोले हैं तो ये 3 ऐसे करके 3 अंदर लगाओ। अब इसको ना फैक्टराइज करो। 1000 तो आपको सिंपल पता है, 10 10 10 3 बार होता है, फैक्टर करोगे तो 10 × 10 × 10। बट ये देखो माइनस का साइन भी लगा है, तो पहले मैं इसे ब्रेक करूँगी, माइनस को अलग करूँगी, तो ये -1 × 1000 लिखा जा सकता है ना। अब माइनस ये 1000 तो 10⁻³ हो गया, बट ये -1 तो एक ही बार है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती कि -1 को 3 बार लिखूँ। देखो -1 को अगर आप कितनी बार भी, मतलब अगर ऑड पावर दोगे तो आंसर इसे खोलोगे तो भी तो -1 ही आएगा। जैसे -1 को अगर मैंने 3 पावर दी, तो खोलने पे 1 1 जा 1 1 जा 1, माइनस 3 बार है तो माइनस का साइन लगता है ना मल्टीप्लाई में। तो यानी कि इसको मैं ऑड कोई भी पावर दे सकती हूँ, ये -1 ही रिजल्ट देगा। इवन पावर देने पे +1 देगा, बट ऑड पावर देने पे ये -1 देगा। अब क्योंकि यहाँ पे 3 का पेयर बनना चाहिए, क्यूब रूट में कितने के पेयर बनने, कितने के ग्रुप बनने चाहिए, 3 के ग्रुप बनने चाहिए। जैसे 1000 का तो 3 का ग्रुप बन गया, 10 10 10, तो इसका भी 3 का ग्रुप बनाना है, तो इसलिए मैंने -1 को कैसे लिख दिया, -1⁻3। अब जब भी 3 3 का ग्रुप होना, तो क्यूब रूट लगाओ तो 3 3 के ग्रुप में से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा। जैसे इसमें 3 बार है तो एक बार बाहर आ गया, तो ये हट जाता है क्यूब रूट। ऐसी 10 10 10 3 बार है ना, तो एक 10 बाहर, इन 3 10 में से एक 10 बाहर निकल जाएगा। अब ये क्यूब रूट हट गया, अब इसको से मल्टीप्लाई कर लो, 10 1 जा 10, और एक माइनस का साइन है तो इसलिए -10 आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो इसका आंसर आपका -10 है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर का नेट पूछा है। तो सिलेंडर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, सिलेंडर कैसी शेप होती है, ऐसी शेप होती है। अगर इसका नेट की बात करूँ तो इसको यहाँ से कट करूँगी तो मुझे एक रेक्टेंगल मिलेगा, है ना, एक रेक्टेंगल मिलेगा, और ऊपर से 2 सर्कल भी है, तो यहाँ पे एक सर्कल यहाँ मिलेगा, है ना। तो यानी कि यहाँ इसको खोलने से हमें क्या मिलता है, एक रेक्टेंगल मिलता है।
यानी हाँ रेक्टेंगल मिलता है और ऊपर से 2 सर्कल भी होंगे, तो ये इसका नेट है। डी ऑप्शन इसका नेट है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 10th, इन अ क्लास 25% ऑफ स्टूडेंट है जिनको इंग्लिश पसंद है, मैथमेटिक्स वाले 40% है, और बचे हुए जो है उनको साइंस पसंद है। तो स्टूडेंट जिनको साइंस पसंद है उनकी परसेंटेज पूछिए। बहुत ही सिंपल, 2 की परसेंटेज दी है, तीसरे की निकालनी है। तो जब तीसरे की निकालनी होती है परसेंटेज, तो हम क्या करते हैं, साइंस की परसेंटेज निकालनी है ना, तो टोटल परसेंटेज 100 होती है ना, 100 में से जो 2 की परसेंटेज गिवन है उनको माइनस कर दो। जब भी आपको 2-3 हो, उनमें से 1-2 की परसेंट पता हो, दूसरे तीसरे की निकालनी हो या दूसरे की निकालनी हो, तो टोटल परसेंटेज क्योंकि 100 है, 100 में से इनकी परसेंटेज आप माइनस कर दिया करो। तो इनको पहले प्लस करो और फिर माइनस कर दो, तो 35% आ जाएगा साइंस की। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हैविंग साइड 3 क्यूब। एक क्यूब का सरफेस एरिया पूछा है। तो क्यूब क्या होता है, जिसकी साइड तीनों सेम होती है ना, लेंथ भी सेम, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होती है। तो क्यूब का सरफेस एरिया बोला है, क्योंकि क्यूब के सरफेस एरिया में 6 फेस होते हैं ना, कोई भी क्यूब है, क्यूब के पास कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और उसके हर एक फेस कैसे होते हैं, स्क्वायर फेस होते हैं। उसके फेस जो होते हैं वो स्क्वायर फेस होते हैं। अब क्योंकि 6 फेस है, तो एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, यानी उसकी साइड अगर ए है तो उसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड। बट क्योंकि 6 फेस है तो 6 ए स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। अब साइड आपको ए नहीं दी है, साइड आपको 3 क्यू दी है। तो साइड कितनी दी है इसकी, 3 क्यू दी है ना, 3 क्यू। तो साइड की जगह मैंने 3 क्यू का स्क्वायर। अब 3 क्यू पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर 3 पे भी है और क्यू पे भी है, यानी 3 क्यू 2 बार लिखा जाएगा। स्क्वायर है तो इसको भी एक बार और एक बार, 2 बार लिखना पड़ेगा। अब सारे नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई का क्या रूल है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो। 6 3 ज़ा 18, 3 ज़ा 18, 3 ज़ा होता है 54, और क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करो, ये Q1 तो पावर जुड़ जाती है ना, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो 54 क्यू स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सबको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो 54 क्यू स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 12th, इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई इफ द लेंथ ऑफ शिप 28 एंड लेंथ ऑफ मॉडल शिप आपको निकालनी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, मॉडल शिप है और एक एक्चुअल शिप है, तो आप ना एक टेबल बनाया करो। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने एक टेबल बनाया, तो मैंने एक मॉडल शिप लिया और एक एक्चुअल शिप लिया। अच्छा ध्यान रखो, यहाँ पे कुछ हाइट तो आपको सेंटीमीटर में दी है और कुछ मीटर में दी हुई है ना, कुछ सेंटीमीटर में दी है और कुछ मीटर में दी है, और ऑप्शन में सारे सेंटीमीटर में दी है, तो हम सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, मॉडल शिप है और एक्चुअल शिप है, तो दोनों को मैंने सेंटीमीटर में लेना है। क्लियर। अब मॉडल शिप की अगर हाइट मेरी 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, तो उस टाइम पे एक्चुअल जो शिप है, एक्चुअल शिप की हाइट कितनी है, उसके मास्ट की हाइट 12 मीटर है। अब ये मीटर में है तो इसको ध्यान रखना, इसको सेंटीमीटर में बदलो, तो 12 इंटू 100 करोगे तो 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको लेंथ ऑफ शिप दी हुई है 28, शिप यानी एक्चुअल शिप की लेंथ दी है, और मेरे को मॉडल शिप की लेंथ निकालनी है। तो मॉडल शिप की लेंथ निकालनी है, तो मॉडल शिप तो मैंने ऊपर रखा है ना, तो इसकी लेंथ निकालनी है, तो एक्स मान लो। और एक्चुअल शिप की 28 मीटर में दी हुई है, ध्यान रखना मीटर में है, जबकि ऑप्शन आपकी सेंटीमीटर की है, तो इसलिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलना ज़रूरी है। तो 2800। ओके। अब क्योंकि आपको पता है अगर ये इसकी हाइट कम है और इसकी हाइट ज़्यादा है, तो ये छोटी हाइट का है तो इसकी लेंथ भी कम होगी और इसकी हाइट ज़्यादा होगी, है ना। यानी हाइट कम है तो लेंथ भी क्या होगी, कम ही होगी ना। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है ना। तो यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, ये मॉडल शिप अपॉन में एक्चुअल वाला अपॉन में लेंगे और ये अपॉन ये लेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इन दोनों का अपॉन में लेते हैं, इसको इसके अपॉन में, इसको इसके अपॉन में। अगर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता, यानी कि हाइट कम होने से अगर लेंथ ज़्यादा हो रही होती बाई चांस, तो आप इनको मल्टीप्लाई में लेते, यानी ये इंटू ये मल्टीप्लाई ये, अगर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता तब x इंटू 2800। ठीक है। अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता, इनवर्स कब, जब एक चीज़ कम हो तो दूसरी ज़्यादा हो रही हो। क्लियर। अभी फिलहाल ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये अपॉन ये अपॉन ये बराबर कर दो। अब 2 जीरो से आप चाहो तो 2 जीरो ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना 2 जीरो, और ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसिल ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ना भी कैंसिल करो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे किया तो ये आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। चलो अब मान के चल रही हूँ आपने नहीं कैंसिल किया, तो 1200 यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। अब ये 1200 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अब ये 0 0 कट जाएगी, इसलिए मैंने यहीं पे काट दिया। तो ये दोनों तो ये एक्स निकालना है ना, तो ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे हुआ, ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया, ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये एक्स निकालना है तो ये जो एक्स निकालना है तो ये 1200 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाता है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, फिर ये काट दो, 3 से कट गया, 3 3 जा 3 4 जा
किससे काटा, 4 से काटा, पहले 4 3 जा 4 7 जा, और फिर 3 से ये कटा 3 पे, 3 7 जा 21। और क्योंकि सब चीज़ें मैंने सेंटीमीटर में ली थी ना, तो ये आंसर मेरा सेंटीमीटर में आ गया, 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका आंसर है, 21 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन बी को देखते हैं। फैक्टराइज करना है m² माइनस 25 को। तो फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी खोलनी होती है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है m² माइनस 25। देखो इस पे तो स्क्वायर लगा हुआ है, बट इस पे तो नहीं लगा हुआ ना, तो आप 25 पता है ना आपको, 5 × 5 होता है। 25 क्या होता है, 5 × 5, और 5 × 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। तो 25 को भी हमने स्क्वायर में बदल दिया, 5 का स्क्वायर। अब ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी बन गई। a² माइनस b² जब होता है तो एक बार a प्लस b होता है और एक बार a माइनस b होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने। अब a क्या है, जो ये स्क्वायर के अंदर है, और ये b है। तो a आपका m है और b 5 है, तो एक बार m प्लस 5 हो जाएगा और एक बार m माइनस 5। तो ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपका मिल्क का पैकेट है, इसका फ्रंट व्यू डायग्राम बनाना है। तो इसमें आपको देखो एक रेक्टेंगल ऊपर यहाँ दिख रहा है सामने, एक ऊपर दिख रहा है, एक इसके ऊपर दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये फ्रंट का व्यू बनाना ना। तो एक तो ये चीज़ आपको दिख रही है यहाँ से, है ना। तो ये वाला तो ये है, ये और फिर ये जो साइड वाला दिख रहा है ना, ये मैंने इस साइड बना दिया, आप इस साइड बना देना। तो मैंने ये पूरा ही बना दिया एक तरह से, ये वाला आप चाहे हटा देना। तो ये इतना दिखेगा इसका, ठीक है। तो ऐसे करके फ्रंट व्यू बनाना है आपको। उसके बाद इसका सम निकालना है। 4th क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ दिस दिस दिस। तो देखो ध्यान रखना, इन दोनों पे कॉमा नहीं है, यहाँ कॉमा है, फिर यहाँ इसके बाद एंड है, और फिर ये। तो कॉमा को हटा के आपको प्लस का साइन लगाना है। तो p माइनस क्यू को आप एज इट इज़ रखो, p माइनस क्यू को एज इट इज़ रखो, क्योंकि इनमें कॉमा नहीं था, ये एक साथ है। फिर कॉमा को हटाया, प्लस लगाया, फिर ये एक साथ है, फिर एंड को हटा के प्लस लगा दिया। अब आपको पता है पी इस ब्रैकेट के बाहर है ना, तो पी पहले इससे मल्टीप्लाई करो, पी का p² हो जाएगा। पी को p से मल्टीप्लाई करके p की पावर 2 हो जाएगी। फिर p को q से मल्टीप्लाई करो, pq। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, मल्टीप्लाई में एक माइनस होता है तो माइनस लग जाएगा। सेम ऐसे ही इस q को पहले q से मल्टीप्लाई करो, फिर q को r से करो, q को q से करो, q² हो गया। और q को r से किया, QR, और एक प्लस एक माइनस है तो माइनस का साइन। फिर ऐसे ही r को r से किया, r² हो गया। फिर r को p से किया, PR हो गया। इसमें भी प्लस माइनस माइनस का साइन, क्योंकि ये प्लस प्लस था तो प्लस का साइन था। अब पावर 2 वाले तो इधर एक साथ लिख दिए, और ये जो तीनों हैं माइनस माइनस वाले, ये एक अलग लिख दिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये डायग्राम तो समझ आ गया ना मिल्क पैकेट का, ऐसे फ्रंट व्यू बनाना है। और ये भी आपको समझ आ गया होगा, पहले पावर 2 वाले आगे लिख दिए, इनको आगे लिख देना है, और फिर ये माइनस क्यू आर माइनस PR, इनको यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहले से सॉल्व करना है, इसी का चॉइस वाला है 4th क्वेश्चन का। तो ये आपको पहले सॉल्व करना है, फिर x की वैल्यू 1 रख के आंसर भी निकालना है। तो देखो वैसे ही सॉल्व करो, इसे भी पहले से सॉल्व कर लो। x माइनस 3 एक साथ है ना, बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई है, फिर +2 है। तो यहाँ पे मेरा पहले इसको x को x से मल्टीप्लाई करना है, x की x से मल्टीप्लाई, x की पावर 2 हो जाती है ना। x को अगर x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये पावर 1 तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, तो x² हो जाएगा। फिर ऐसे 3 को x से करो, फिर इसको इससे करेंगे ना, ये ब्रैकेट है पूरी। तो x को x से किया, x², फिर x को 3 से किया, 3x। अब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। फिर ये तो ये +2 तो अलग से सेपरेट, इसके साथ थोड़ा ना है, ये तो अलग है, तो ये ऐसी कैसी। अब ये सॉल्व हो गया, क्योंकि अभी जुड़ तो सकते नहीं, सारे अनलाइक टर्म्स है, सारे अनलाइक है। ये x², ये x है, ये कांस्टेंट है। तो अब इसमें x की वैल्यू पुट करो, x की जगह 1 रखो, जहाँ जहाँ x है x पे 1 रखा और इस पर स्क्वायर लगा दिया। फिर माइनस, फिर 3 एज इट इज़, x की जगह 1। और देखो 3 और x में कुछ साइन नहीं होता ना, यानी मल्टीप्लाई का साइन है। जब बीच में कोई साइन ना हो, मल्टीप्लाई, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, ये प्लस का 2। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 मत लिखना, 1 × 2 मत कर देना। 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1, तो 1 आ जाएगा। 1 1 जा 1 ही होता है, 3 1 ज़ा 3 होता है। साइन माइनस का लगेगा, मल्टीप्लाई में एक माइनस है तो लगता है, प्लस का 2। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस को पहले प्लस से प्लस कर दो, 3 हो जाएगा। प्लस का 3 और माइनस का भी 3, 3 - 3 0, तो 0 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन। इसमें बोला है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि 5th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई 392 मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लो, ये सबको करना आता होगा। ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये 196, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा। अब 49 7 पे डिवाइड हो जाएगा, 7 7 फिर 7 अपने पे। अब आपको दिख रहा है 392 के प्राइम फैक्टर जब करे तो 2 2 2 तो
3 के ग्रुप में है, बट 7 7 सिर्फ 2 है, 2 बार है, एक बार और होना चाहिए क्योंकि क्यूब बोलो है ना क्वेश्चन में। क्या बोला इसका परफेक्ट मतलब क्या क्यूब, क्या मल्टीप्लाई करें कि ये क्यूब बन जाए, तो क्यूब में तो 3 3 का ग्रुप बनना चाहिए। तो 7 जो है वो ट्रिपलेट में नहीं है, यानी 3 के ग्रुप में नहीं है, तो यानी 2 7 है, अगर एक और 7 मल्टीप्लाई कर देते तो ये पूरा एक परफेक्ट क्यूब बन जाता, ये भी 3 बार हो जाता, ये भी 3 बार। तो एक 7 की कमी है, तो एक 7 नहीं है ट्रिपलेट में, तो एक 7 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनीत के पास 425 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हिज मनी, हाउ मच मनी डिड ही हैव। तो यहाँ पे बोला है नवनीत ने 75% स्पेंड किया, उसके बाद उसके पास 425 बचा हुआ है, और फिर उसके पास कितना पैसा है। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज तो स्पेंडिंग की दी है, जबकि जो रुपीज़ में दिया वो लेफ्ट वाली रुपीज़ दी है। तो मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकती हूँ। अच्छा, टोटल मनी मेरे को नहीं पता क्वेश्चन में, तो मैंने टोटल मनी को क्या मान लिया, नवनीत के पास टोटल मनी एक्स है। अब अगर मैं स्पेंडिंग वाले तरीके से करती हूँ इसको, तो एक्स का 75% उसने स्पेंड किया, टोटल का 75%। अब वो स्पेंडिंग मनी अगर निकालनी है तो टोटल में से जो उसके पास लेफ्ट है, टोटल में से लेफ्ट वो माइनस करके ही तो आएगी स्पेंडिंग वाली। तो स्पेंड के तरीके से करोगे तो टोटल का 75% स्पेंड है, मनी निकालनी है तो टोटल का 75%, और रुपीज़ में कैसे निकालोगे, टोटल में से जो लेफ्ट वाला है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये 75x/100 है, ये x है, तो ये x वाली टर्म को x वाले टर्म के पास लेके जाओ, तो x तो अपनी जगह पे, इस पूरे को वहाँ लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, है ना। और ये नंबर यहाँ आएगा इस साइड, तो ये माइनस है तो नंबर इस साइड आके प्लस हो जाएगा। अब ये पहले तो इसे कैंसिल कर लो, 25 3 जा 25 4 जा। अब इसका एलसीएम ले लो, 4 और 1 का 4 आ जाएगा और 4x हो जाएगा इधर। $25 equals 2,140। ठीक है, तो 4 एलसीएम आ जाएगा 4 और 1 का, और 4 जब ये अलग अलग हो एलसीएम में तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है 4x, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 3x, 4x माइनस 3x 1x बचेगा अपॉन में 4 एंड 425, x निकालना है तो ये 4 डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी आती होगी, आई होप। तो इस तरीके से और भी प्रीवियस वीडियोस देख लेना, इक्वेशन मैंने बहुत डिटेल में समझा रखी है तो उनको चेक कर लेना। तो ये डिवाइड में है 4, तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके 1700। बाकी जो दूसरा मेथड है वो तो बहुत ही आसान है, आप लेफ़्ट वाले तरीके से कर लो। आपको किसकी परसेंटेज दी हुई है, आपको परसेंटेज जो दी हुई है वो स्पेंडिंग की दी हुई है, जबकि आपको लेफ़्ट के पैसे दिए हुए हैं लेफ़्ट वाले। तो आपने क्या करा, लेफ़्ट की ही परसेंटेज निकाल ली, लेफ़्ट के पैसे दिए हैं ना, लेफ़्ट को रुपीज़ में भी दिया है तो आप लेफ़्ट की परसेंटेज निकाल लो। तो अगर ये 75% है स्पेंडिंग की, तो 25% कैसे आएगी, 100 में से इसको माइनस करोगे ना 75 को, तो 25%, यानी लेफ्ट मनी जो है एक्स का 25% है, और लेफ्ट आपको वैसे भी दिया हुआ है। तो एक्स पहले तो इसे कैंसिल करो, 25 1 जा 25 4 जा, 25 से तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो ये 1/4 एक्स हो गया। अब ये जो अपॉन 4 है उस साइड जाएगा, यहाँ डिवाइड है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1700, पहले भी यही आई थी। तो ये ज़्यादा आसान तरीका, अगर लेफ़्ट का पैसा दिया है तो लेफ़्ट का ही आप परसेंटेज निकाल के उसको टोटल के हिसाब से इक्वेट कर दो। ठीक है, तो 1700 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड करना है इस पूरे को z-6 से, तो ये आपको पॉलिनोमियल सॉल्व करना है पहले, और फिर z-6 से आपको डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे आपको जब भी ऐसा पॉलिनोमियल दिया हो, एक स्क्वायर में हो, एक जेड में और एक कांस्टेंट में हो, तो इसको सॉल्व करने का मतलब, इसको फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, कैसे फैक्टराइज करोगे, क्योंकि डायरेक्ट तो जेड से जेड थोड़ा ना काट सकते हो, क्योंकि ये प्लस माइनस में है तो ऐसे नहीं काट सकते आप, तो आप इसे फैक्टराइज करोगे। तो जब भी स्क्वायर हो, फिर जेड हो, फिर कॉन्स्टेंट, इसको फैक्टराइज करने का मतलब कैसे करते हैं इसको, तो जेड स्क्वायर के आगे कितना है 1 है, और इसका कॉन्स्टेंट कितना है 12 है। तो जब भी ऐसा आए आपको, तो पहले इसके कॉफिशिएंट को, जेड स्क्वायर के कॉफिशिएंट, स्क्वायर वाले कॉफिशिएंट को कांस्टेंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया करो, 1 × 12। ठीक है, 1 × 12 किया तो 12 आया। अब इस 12 के आपको फैक्टर बना बना के देखने हैं, ऐसे फैक्टर लेना जिससे ये आ जाए, ये वाला फैक्टर बीच वाला। तो मैंने इसको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया पहले रूल में, उसके बाद ये इसके फैक्टर, और सोचो एक तो 12 1 जा 12 तो है ही, 4 3 जा 12 भी हो सकता है, 6 2 जा 12 भी हो सकता है। अब आप ऐसा फैक्टर चूज़ करो कि 4 आ जाए प्लस माइनस करके। तो मेरा 12 और 1 से 4 नहीं आएगा, 4 और 3 से भी 4 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, प्लस या माइनस करूँगी तो 1 आ जाएगा, 7 या 1 आएगा। अब इसको देखो 6 2 प्लस करोगे तो 8 आएगा, बट माइनस करके तो 4 आ रहा है ना, तो ये वाला फैक्टर ले लेंगे हम। ठीक है, तो 4z को मैंने स्प्लिट कर दिया 6z - 2z में, क्योंकि ये फैक्टर से मेरा 12 भी आ रहा है और प्लस माइनस करके 4z भी आ रहा है। तो मैंने ये वाला फैक्टर कंसीडर किया, 6z में से 2z माइनस करूँगी तभी तो 4z आएगा, और बाहर माइनस है तो ये माइनस बाहर ले लिया। अब आप चाहे तो ब्रैकेट खोल लेना, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद हमें इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, जेड स्क्वायर और 6z में से z कॉमन आ जाएगा,
एक जेड अंदर बचेगा, अगर जेड स्क्वायर और 6 जेड में से जेड कॉमन है तो अंदर एक जेड बचा और इसमें से 6 बचा सिर्फ, क्योंकि जेड तो बाहर है ना। अब ऐसे ये माइनस का नहीं, अगर ब्रैकेट खोल दी तो आप ये प्लस का हो गया, तो प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, इन दोनों में से 2 और 12 में से 2 कॉमन आएगा, जेड नहीं आएगा क्योंकि दोनों में नहीं है, तो 2 आ गया। इसमें से अंदर कितना बचा, जेड 2 बाहर है तो जेड बचा अंदर, और 2 में 12 कब आता है, 6 पे। अब देखो आपको दिख रहा है ये भी एक टर्म है और एक ये टर्म है, 2 टर्म बन गई। इस टर्म में z-6 है, इसमें भी z-6 है, तो कॉमन ले लो z-6, और फिर इसमें से अंदर बचा z, अगर ये बाहर है तो ये z बचा, और इसमें से ये बाहर है तो ये 2 बचा। अब z-6 मल्टीप्लाई में और ये भी मल्टीप्लाई में कट गया, तो ऊपर आंसर z+2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के फैक्टराइज करने हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में किए हुए हैं, तो उनको ज़रूर कर लेना, बहुत डिटेल में समझाए गए हैं। तो प्लेलिस्ट में का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसे अच्छी तरह से कर लेना। तो ये इसका आंसर है फाइनल। इसके बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सारे ही क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट सोल्यूशन कर लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कम से कम 1000 लाइक्स जल्दी से जल्दी दे दो, ताकि जल्दी जल्दी आपको इसके पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो कवर हो जाए, आपका सॉल्व करवा दिया जाए। एंड प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक करना, आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और बचे हुए क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। एंड वीडियो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, प्रैक्टिस करते रहिए।